कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम। ये है अपनी विस्टास बुक का थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और इसकी आज हम पढ़ने जा रहे हैं समरी। जैसा कि हमने पिछले दो जो चैप्टर थे अपने उसकी भी समरी पढ़ी है और इसकी भी समरी पढ़ लेते हैं। मुश्किल से 10 मिनट से 12 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो आप लोगों ने जिन बच्चों ने अभी इसको नहीं पढ़ा होगा तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा और एक समरी अगर आपको याद रहती है तो एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो तो आपको सारे इसी में से मिल जाएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। और बड़े जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न भी आपको अगर समरी आपको ढंग से याद है तो आप आसानी से लिख पाओगे, ऐसी कंडीशन में हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर की समरी। सबसे पहले देखो, ध्यान रखना राइटर जो है ना कौन है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हु इज द राइटर ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो यह है तिसानी दोषी, ये जो है वो इस चैप्टर के लेखक हैं। हर चैप्टर के लेखक का आपको नाम याद रखना, हर पोइम के पोइट का नाम आपको याद रखना है, सारी चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो समरी, एक इंट्रोडक्शन प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी समरी भी पढ़ लेते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन कि इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ Tisani Doshi describes the journey to the coldest, driest and windiest continent in the world, Antarctica। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विच इज द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको लिखना है कि अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे सूखा, विश्व का सबसे ठंडा और विश्व का सबसे बर्फीला हवादार ठंडी हवाओं वाला प्रदेश कौन है, तो वो है अंटार्कटिका। तो इस अध्याय में जिसका टाइटल है कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें तिसानी दोषी ने किस चीज का वर्णन किया है, अंटार्कटिका महाद्वीप का वर्णन जो है वो किया है। और अंटार्कटिका महाद्वीप कैसा है उसकी यहाँ पे विशेषता बताई गई है। आगे लिखा है कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। विश्व की अगर हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखनी है तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जॉफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये एक अभियान था, उनका एक प्रोग्राम था जियोफ का। और इस प्रोग्राम का है ना एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इनका ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इस प्रोग्राम के नाम से ये क्या करते कि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनको यहाँ पे ले जाते थे, अंटार्कटिका का भ्रमण करवाते थे। दोषी थिंग्स दैट अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो एंड अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो तिसानी दोषी क्या मानते हैं, तिसानी दोषी ये विचार करते हैं, ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर हम पृथ्वी के वर्तमान काल को, पृथ्वी के भूतकाल को और पृथ्वी के भविष्य काल को अगर जानना चाहें तो हम यहां जान सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है। तो अभी हमने इसका एक समरी मतलब एक इंट्रोडक्शन अभी तो प्राप्त किया है। अब हम क्या करते हैं, सेक्शन वाइज अलग अलग सेगमेंट में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। सेक्शन वाइज हम इसके समरी को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट। तो ये कॉन्टिनेंट कैसा है, ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तूफानी हवाओं वाला, सर्दी ठंडी हवाओं वाला प्रदेश है। द नैरेटर बोर्डेड अ रशियन रिसर्च शिप। अब नैरेटर जो है वो एक रूस का एक रिसर्च शिप था, एक जहाज था, उस जहाज पे सवार होता है जिसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की। अब ध्यान रखना कई बार ये नाम भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑन विच द नैरेटर बोर्डेड। तो आपको लिखना है इसका नाम था जो था वो एकेडमिक सोकाल्स्की। नेक्स्ट है कि इट वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड द विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। ये जहाज, ये शिप कहाँ जा रहा था, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में जा रहा था। हिज जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जो इक्वेटर है वहां से जो ये पॉइंट दिया हुआ है डिग्रीज, वहां से इसका जहाज स्टार्ट हुआ था, रवाना हुआ था। और ये पड़ता है मद्रास में, जिसे हम फिलहाल चेन्नई कहते हैं, पहले इसे मद्रास के नाम से जानते थे। ही क्रॉस्ड
9 he crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least 3 ecospheres. अब जब ये यात्रा करी लेखक ने यहाँ से, तो ये सारी चीजें उसको क्रॉस करनी पड़ी। अब ध्यान रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे छोटे कितने ही न जाने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने टाइम जोन को उन्होंने क्रॉस किया, तो 9 टाइम जोन क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स उन्होंने क्रॉस किए, 3 वाटर बॉडीज उन्होंने क्रॉस करी थी और 3 इकोस्फीयर्स जो है वो उन्होंने क्रॉस किए थे। एंड ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कार, एरोप्लेन एंड शिप टू रीच देयर। और वहां पहुंचने के लिए लेखक ने अलग अलग वाहनों के माध्यम से टोटल 100 आवर्स की, 100 घंटों की यात्रा करी थी। तो अगर यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कितने घंटे की यात्रा करी थी, तो 100 आवर्स की यात्रा करी थी। लेखक कहां जा रहा था, लेखक अंटार्कटिका जा रहा था। कितने टाइम जोन, कितने आदि आदि, ये प्रश्न सारे यहां से बन सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा एक पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा अगला जो सेगमेंट है वो आता है कि साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना। तो गोंडवाना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन वर्ष पहले, 650 मिलियन वर्ष पहले अ जायंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड एग्जिस्ट। एक बहुत ही विशाल भू प्रदेश अस्तित्व में था जिसको हम गोंडवाना के नाम से जानते थे। इट सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और ये कैसा था, ये अब कहां पे अस्तित्व था, जहां वर्तमान में अंटार्कटिका स्थित है वहां पर ये पड़ता था। एंड ह्यूमन बीइंग्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। उस समय अभी मनुष्य का इस ग्लोबल पर अस्तित्व नहीं हुआ था, उसका अभी आविर्भाव नहीं हुआ था। इट हैड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉना। यहाँ पे विशाल मात्रा में फ्लोरा और फॉना था ओनली, नथिंग एनी एनिमल्स, नथिंग एनी कोई प्रकार का जो है वो मनुष्य। आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स, 500 वर्ष के बाद में, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टुडे। तो 650 मिलियन वर्ष पहले तो ये स्थिति थी कि पूरा एक भू प्रदेश था। उसके 500 मिलियन वर्ष बाद, उसके 500 मिलियन वर्ष बाद में मतलब कि 150 मिलियन वर्ष पहले, तो ये जो है ना धीरे धीरे कंट्रीज में डिवाइड होना शुरू हुआ। और जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं, इस संसार को इस कंडीशन में आ गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा अगला सेगमेंट है वो है स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में अध्ययन। The purpose of the visit was to know more about Antarctica, ozone and carbon, evolution and extinction. अब ये जो अध्ययन दल जा रहा था, इस अध्ययन दल का उद्देश्य क्या था, तो ये इनका पर्पस ये था कि वहां की विजिट करके अंटार्कटिका के बारे में जानना, अंटार्कटिका की ओजोन के बारे में, वहां कार्बन के बारे में और उसका मूल्यांकन करना और उसके अस्तित्व के बारे में जानना था। 90% of the Earth's total ice volumes are stored in Antarctica. तो इस पृथ्वी के पूरे भूप्रदेश की टोटल 90% जो बर्फ है ना, 19% जो बर्फ है वो अंटार्कटिका में स्थित है। There are no human settlements, no trees and no buildings. वहां पर ना तो कोई मनुष्य का आवास स्थित है, न ही वहां पर पेड़ पौधे हैं और न ही किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग से भवन है। आइसबर्ग्स आर एज बिग एज कंट्रीज। और आइसबर्ग, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े इतने विशाल हैं जैसे बड़े बड़े देशों की आकृति, बड़े बड़े देशों का आकार। डेज गो ऑन एंड ऑन इन 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। तो वहां पे दिन लगातार 24-24 घंटे के दिन हुआ करते हैं, बड़े बड़े दिन हुआ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, क्लाइमेट चेंजेस। अब ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का। The most hotly contested debate of our time is whether the West Antarctic ice sheet will melt entirely or not. अब ये एक ज्वलंत मुद्दा ये है कि क्या
जो वेस्ट अंटार्कटिक है ना, पश्चिमी अंटार्कटिक की जो बर्फ है वो बर्फ की शीट पिघलेगी या नहीं पिघलेगी, पूरी तरह से पिघलेगी या नहीं पिघलेगी। इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस फॉर अस टू गो। अगर हम पृथ्वी के भूत वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें यहां पे जाना चाहिए, अंटार्कटिका जाना चाहिए। अंटार्कटिका हैज अ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक्स बायोडाइवर्सिटी। एक सिंपल सा इकोसिस्टम है, यहाँ पे जैव विविधता की बिल्कुल कमी है, यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इट इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रेप्रिकेशन। तो ये एक ऐसा स्थान है जहां पर हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि प्रकृति में छोटा सा परिवर्तन भी कितना बड़ा जो है वो परिणाम ला सकता है। तो इस चीज का अध्ययन करने के लिए हम अंटार्कटिका हमारे लिए उपयुक्त जगह है। नेक्स्ट देखिए कि साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द सी एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। वैज्ञानिक ये चेतावनी देते हैं कि अगर ओजोन परत में और ज्यादा छेद हुआ तो ये बहुत विशाल पैमाने पर जो समुद्री जीव हैं, है ना, सी एनिमल्स, और उस प्रदेश के जो बर्ड्स हैं उनके लिए खतरा पैदा होगा, उनको प्रभावित करेगा सबसे ज्यादा। इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और साथ ही साथ ये ग्लोबल कार्बन सर्कल जो है, साइकिल जो है, उसको भी प्रभावित करेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा पॉइंट है वो है वॉक ऑन द ओशन, समुद्र के ऊपर चलना। इट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट। लेखक कह रहा है हमारी यात्रा का सबसे रोमांचित कर देने वाला जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो क्या था, वो बर्फ पर चलना। दे क्लाइम्ड डाउन द गैंगप्लैंक्स एंड वॉक्ड ऑन द ओशन। अब वो गैंगप्लैंक पे उतरते हैं और वहां से समुद्र पर चलते हैं। अब समुद्र पर चलना क्या संभव है, बट वहां पे बर्फ जमी हुई थी, तो बर्फ के ऊपर से वो लोग चलते हैं। देयर वर 52 पीपल्स, टोटल 52 लोग थे, 52 लोग थे। एंड दे वर वॉकिंग ऑन अ मीटर थिक आइस पैक, और जहां वे चल रहे थे ना ये लोग, तो वो 1 मीटर का एक मीटर जो है वो चौड़ाई वाली बर्फ जमी हुई थी समुद्र के ऊपर, उसके ऊपर चल रहे थे। And under the ice pack there was 180 meters of living breathing salt water, और जिसके ऊपर ये लोग चल रहे थे उसके नीचे 180 मीटर तक बिल्कुल जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी था, खारा पानी था। Seals were enjoying themselves in the sun on ice, और यहाँ पे जो सील्स थी ना वो उस बर्फ पर जो है वो सूर्य की किरणों का, सूर्य की रोशनी का आनंद ले रही थी। एंड द नरेटर वॉज वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। लेखक यहाँ की सुंदरता को देख करके बहुत प्रभावित था। एंड ही विश्ड इट वुड नॉट बिकम अ वार्म प्लेस एज इट यूज्ड टू बी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, और साथ ही साथ लेखक यहाँ पे आशा करी कि मिलियन वर्ष पहले, है ना, लाखों वर्षों पहले जैसा कि एक गर्म प्रदेश था, दोबारा से ऐसा ये गर्म प्रदेश नहीं बनना चाहिए। इफ इट हैपन्स द रिजल्ट कैन बी रुइनस, और अगर ऐसा हो गया तो परिणाम हमारे लिए बहुत ही घातक होगा। तो बच्चों ये हमने देखी है इसकी समरी, इसके एमसीक्यूज हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट मिलेगी आपको नेक्स्ट चैप्टर की समरी। इस तरीके से हम टोटल हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स की समरी पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।